वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने इस चैनल पर जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया यूरोप का, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडिया यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये इंडिया का ना 22वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। देखिए, ये जो FTA है ना, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में, JPSC आने वाले JPSC के एग्ज़ाम में और कोई भी स्टेट PCC एग्ज़ाम में, सिंगल डे एग्ज़ाम्स में, सब में ना ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के साथ हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये जानना भी हम लोगों के लिए एज ए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, इंडिया ने यूरोप के साथ सिग्नेचर किया क्या है ना। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो इंडिया यूरोप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। ठीक है, सब कुछ जानने से पहले ना हम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग आज इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले लेक्चर में ना हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अभी बैठ के, है ना। तो देखिए, एक बहुत छोटा वीडियो है ये, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समराइज़ करेगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके इस समझौते में क्या क्या चीज़ें पहले एग्रीमेंट के तौर पे हुआ है। ठीक है, व्यापार और आर्थिक प्रभाव इसके क्या क्या हैं। ठीक है, भारत के निर्यात पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, इससे कितना निर्यात फ़ायदा होगा। भारत का और इसके GDP के संदर्भ में क्या क्या बातें चल रही हैं, है ना। कौन कौन से सेक्टर को बेनिफिट होने वाले हैं, है ना। किस सेक्टर में क्या काम चलेगा, कौन से सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यूरोप का है वो हम लोग स्पेशली इसमें देखेंगे। और यूरोप का जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग अभी आराम आराम से अपने इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। देखिए, अभी भारत, इंडिया और यूरोप, ठीक है, इंडिया और यूरोप मिलके विश्व के टोटल GDP का 25% GDP पे कब्जा करता है। ठीक है, और विश्व के टोटल ट्रेड का, ये GDP का हिस्सा है, और विश्व के टोटल ट्रेड का, ठीक है, ट्रेड का 33% ट्रेड इंडिया यूरोप के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, एक तो ये आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं सो यहाँ से पता चल गए कि ये जो दो महाशक्ति है, ठीक है, इससे इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, ये इसका ग्लोबल इम्पैक्ट है कि 25% ऑफ टोटल GDP ऑफ द वर्ल्ड एंड 1/3 ऑफ द टोटल ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड, इस पे ये लोग कब्जा करते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे के एग्रीमेंट के टर्म्स को समझने के लिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि व्हाट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है क्या, है ना। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम से तो क्लियरिटी है ही, लेकिन ये फ्री टर्म जो है ना, फ्री टर्म, इसका मतलब ये नहीं कि ये कम्प्लीटली फ्री हो, है ना, कम्प्लीटली फ्री हो ऐसा नहीं है। ये है कि जो एक देश दूसरे देश के साथ कोई व्यापार करता है, ठीक है, कोई व्यापार करता है, ट्रेड करता है, तो दूसरे देश में, मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये यूरोप है, यहाँ से यहाँ कोई ट्रेड होता है। ट्रेड दोनों हो सकते हैं, गुड्स के और सर्विसेज के। ठीक है, सर्विसेज के ट्रेड करता है, तो इंडिया के गुड्स यूरोप में जाते हैं तो यूरोप उसके ऊपर ना कुछ टैरिफ लगाता है, टैरिफ लगाता है। ठीक है, इसको इम्पोर्ट ड्यूटी कहा जाता है, ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है, कुछ टैरिफ अप्लाई करता है। यूरोप भी जब कोई सर्विस या प्रोडक्ट इंडिया की ओर भेजता है तो उस पर कुछ ना कुछ टैरिफ लगता है। इसी टैरिफ को कम करना या ख़त्म करना वास्तव में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है दो देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ाना, इंक्रीज करना, व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, मनी सप्लाई, मनी फ्लो मनी फ्लो को इंक्रीज करना, ये इसका मेन होता है। इससे क्या होगा, इससे GDP का ग्रोथ होगा। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे GDP का ग्रोथ होगा। इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, ओके, चलिए, इसके बाद है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विज़न क्या रखा गया है। इसका विज़न है कि 2032 तक, ठीक है, जितनी भी वर्तमान ट्रेडें दोनों देशों के बीच में हो रही है, इंडिया और यूरोप के बीच में, यूरोप वास्तव में कोई देश नहीं है, यूरोप
वास्तव में 27 देशों का एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको कलेक्टिव फॉर्म में यूरोप कहा जाता है। ठीक, अभी देखिए इसका जो विज़न है वो विज़न है कि जो भी ट्रेड अभी हो रहा है उस ट्रेड को 2032 तक, ठीक है, दोगुना करना। कब तक? 2032 तक। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, 2032 तक का डेटा, दोगुना करने का डेटा, ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है। लेकिन सिर्फ केवल व्यापार को बढ़ावा देना नहीं, केवल व्यापार को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति, ग्लोबल सप्लाई श्रृंखला, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, डिपेंडेंसी है, उसको कम करना भी इसका मेन एम है। जब ये दोनों आपस में अपने ट्रेड को इतना बढ़ा देंगे तो विश्व में जो सप्लाई चेन चल रही है कि अब अपना, जैसे इंडिया का प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, ये अमेरिका भी जा रहा है, यूरोप भी जा रहा है, अफ्रीका भी जा रहा है, साउथ अमेरिका भी जा रहा है, एशिया भी जा रहा है, ठीक, तब जाके जो मान लीजिए कोई 100 प्रोडक्ट्स बिक रहे होंगे, वो यही 100 प्रोडक्ट सिर्फ यूरोप में बिकने लगेंगे, तो क्या होगा कि टोटल ग्लोबल सप्लाई चेन पे हम लोग की जो डिपेंडेंसी है, ग्लोबल सप्लाई चेन पे जो हम लोग की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, है ना। चलिए अभी इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि टैरिफ, इसके अंदर, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या टैरिफ के ऊपर बातें कही गई हैं। ठीक है, टैरिफ के ऊपर जो बातें कही गई हैं इसमें वो है यूरोप इंडिया के 99% से अधिक निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट के ऊपर शून्य शुल्क, जीरो ड्यूटी पर प्रवेश देगा। यानी कि इंडिया का 99%, ठीक है, प्रोडक्ट को जीरो ड्यूटी के ऊपर यूरोप में भेजा जा सकता है। और यूरोप के 92 से 97%, ठीक है, प्रोडक्ट को इंडिया में, ठीक है, चरणबद्ध तरीके से, कहने का मतलब है कि इन अ सिस्टमेटिक वे, कि एक बार में कुछ प्रोडक्ट को किया, फिर अगली बार में कुछ प्रोडक्ट को किया, फिर अगली बार में कुछ प्रोडक्ट को किया, एक ही साथ नहीं, 92 से 97% प्रोडक्ट को इंडिया में भी जीरो ड्यूटी पे जो है ना सो इम्पोर्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आपको ड्यूटी टर्म क्लियर है। ड्यूटी क्या होता है? वास्तव में ड्यूटी है कि कोई एक देश, अभी हम लोगों ने पीछे भी इस पे बात किया ना, ड्यूटी है कि कोई एक देश, ठीक है, एक देश दूसरे देश में अपना कोई प्रोडक्ट भेज रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा देश अपने यहाँ घुसने से पहले जो ड्यूटी लेता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसको ड्यूटी कहा जाता है। वास्तव में इसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ओके। सीमा शुल्क, भारत को इस ट्रेड से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, है ना। भारत को इस ट्रेड से बेनिफिट होने वाले हैं विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में, जैसे कपड़ों के क्षेत्र में, ठीक है, परिधान यानी कि जो लग्जरी ड्रेसेस हैं उसके अपैरल्स के क्षेत्र में, गहने जेवर्स, है ना, चमड़ा लेदर के क्षेत्र में, ठीक है, रत्न आभूषण जिम एंड ज्वेलर्स के क्षेत्र में, ठीक है, 33 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट पे, 33 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट पे शून्य शुल्क निर्यात, जीरो ड्यूटी अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, 33 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट पे। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा कि जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट का, वो इंक्रीज़ होगा। क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। हमारी प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? रीच बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब जो हम लोग का इंपोर्ट ड्यूटी है यूरोप में, वो अगर कम हो जाएगा तो हम लोग का प्रोडक्ट वहाँ पे सस्ता हो जाएगा। जैसे अभी जो 100 रुपये की प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है, वो उस पर वहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये 100% अगर इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो प्रोडक्ट 200 की हो जा रही है। अब वो प्रोडक्ट वहाँ पे 100 रुपये की मिलेगी, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, मार्केट, वहाँ के मार्केट में हम लोग कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, वहाँ हम लोग 100 रुपये में ही बिकना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग का सामान सस्ता होगा तो ज़्यादा बिकेगा, है ना। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। सेवा क्षेत्र और पेशेवर गतिशीलता, सेवा क्षेत्र और पेशेवर के क्षेत्र में, जैसे कि जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, या जो पेशेवर हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, इन सब का जो सेक्टर है, टीचर्स, इन सब का जो सेक्टर है, इस सब के सेक्टर में भी ग्रोथ देखा जाएगा। जैसे कि आईटी और फाइनेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में ना, भारत को 144 ईयू भारत को 144 यूरोपियन यूनियन सेवा उपक्षेत्रों में
पहुंच प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसे जो आईटी के सेक्टर है, फाइनेंस के सेक्टर है, डॉक्टर के सेक्टर है, इंजीनियर्स के सेक्टर है, ऐसे टोटल 144 सेक्टर्स को हम लोग 144 सेक्टर में हम लोग अपना रीच हम लोग बढ़ा पाएंगे, क्या कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग को पहुँच मिलेगी, ठीक। चलिए, जैसे आयुष विशेषज्ञों की वीज़ा, इन लोगों का वीज़ा आसान हो जाएगा, वीज़ा आसान हो जाएगा, है ना, वीज़ा लगना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑटो सेक्टर में बहुत संतुलित, एक सेकेंड, हाँ, ऑटो सेक्टर में संतुलित उदारीकरण, इसका मतलब है कि जैसे देख लीजिए, अभी जो इंडिया में मर्सिडीज़ है, मान लीजिए वो 1 लाख की मर्सिडीज़ है, ठीक है, और उस पर भारत सरकार 110%, ठीक है ना, 110% टैक्स ले रहा है, क्या ले रहा है, ड्यूटी ले रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो है ना, सो 2,10,000 रुपये की आपको मिलेगी, ठीक है, 2,10,000 रुपये की आपको मिलेगी। लेकिन ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो है सो घट के अब चरणबद्ध तरीके में 10% हो जाएगी। शुरुआत में 40% होगी, फिर कम होकर 10% होगी, ठीक है ना। तो 10% तक आएगी, तो ये प्रोडक्ट जो है सो 1,10,000 रुपये में ही आपको मिलने लगेगी, ठीक है। क्लियर है बात, 1,10,000 रुपये में मिलने लगेगी। यानी कि जो ऐसी लग्जरी कारें हैं ऑडी BMW टाइप की, जो कारें यूरोप में बन रही है, उस कार का भारत में जो है सो सस्ताकरण किया जाएगा, ठीक है। चलिए, कृषि क्षेत्र में संरक्षण, क्रेव आउट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रेन, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, इन सब प्रोडक्टों को इस डील से बाहर रखा गया है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी का कोई लेना देना नहीं होगा, जो बातें इस पर चल रही हैं वो चलेंगी। इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे कारण है कि हमारे यहाँ, जैसे देखिए, हमारे यहाँ अमूल की डेयरी है, अमूल है, ठीक है ना। अमूल का दूध आप 30 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है। अगर इस इम्पोर्ट ड्यूटी को सस्ता कर दिया जाए तो जो लंदन डेयरी है, ठीक है, लंदन डेयरी है, ठीक है, या जो वैसे ऐसी डेयरियाँ जो स्विट्जरलैंड्स वगैरह में बन रही हैं, इन सब डेयरियों के दूध भी इसी कॉम्पिटिटिव रेट में मिलने लगेंगे, तो हम लोगों का दूध बिकना कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, इस सेक्टर को जनरली इस डील से बाहर रखा गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, क्लियर है। अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स है, जो डील की बातें थी वो तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन यूरोपियन यूनियन से ना बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने देश हैं, तो ये मैप है इसका, और यूरोपियन यूनियन में टोटल जो है 27 देश है। इसका जो मुद्रा है, करेंसी है, वो यूरो है, और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, वो ब्रुसेल्स बेल्जियम, स्ट्रासबर्ग फ्रांस और लग्जमबर्ग में। देखिए, ऐसे आप इसको देख सकते हैं, यूरोपियन संसद का, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट का, ठीक है, कहाँ पे है, स्ट्रासबर्ग में है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, रोबर्टा मेट इसके अध्यक्ष कौन है, रोबर्टा मेट्सोला, ठीक है। यूरोपियन आयोग, यूरोपियन कमीशन, इसका कार्यकारी अंग जो ठीक है यूरोपियन आयोग, इसका क्या है, कार्यकारी अंग है। और यूरोपियन परिषद, ठीक है, यूरोपियन परिषद, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा को, और उर्सुला वॉन डेर लेयन को, ठीक है, जो यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं और जो यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं, इन दोनों व्यक्तियों को, ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों को 26 जनवरी के ऊपर, 26 जनवरी 2026 पे भारत में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, ठीक है, एज ए चीफ गेस्ट इनको इनवाइट किया गया था। देखिए, 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, इनको, और एंटोन कोस्टा इनको, ठीक है, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, इन दोनों व्यक्तियों को, ठीक है, गणतंत्र दिवस पे भारत में आमंत्रित किया गया था। तो ये था आज का हम लोग का सेशन। हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, इसके बारे में आपको एक ब्रीफ, बहुत कंसाइज नोट्स के फॉर्मेट में एक इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से टैकल कर पाएँ। साथ में कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस रहें, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के बारे में, या फिर जो गणतंत्र दिवस के आमंत्रित गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे, इनके बारे में, है ना। तो ये हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए ऐसे डील्स आपको बताने के लिए। तो अगर आप लोगों को हम लोग का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।